Bismillahirrahmanirrahim. Students, I am Sumaira Imran and once again with you with a new English lecture. कल बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट पोइम पढ़ी थी, दैट वाज द रेन. आज आप लोग अपनी सेकंड पोइम खोल लीजिए. बुक 3 में आपको पता है कि दो हिस्से हैं, पहला प्ले का और दूसरा पोइट्री का. बुक 3 में से सेकंड पोइम का नाम है नाइट मेल. नाइट मेल का मतलब क्या है उर्दू में, अगर हम इसको करें तो डार्क गाड़ी. ठीक है, डार्क गाड़ी. और ये मैंने थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन करवाने के लिए मैंने ये एक ड्रॉ की है गाड़ी. तो आप इसको, ताकि आपको समझने में आसानी हो, साथ साथ आप अपना इमेजिनेशन जो है वो मेरे साथ एक्सपेंड करते जाएं कि किस तरह से ये वर्किंग करती है. ठीक है, तो नाइट मेल क्या है? नाइट मेल that is a train that brings mail and postal orders. क्या है नाइट मेल? नाइट मेल is a train that brings mail and postal orders. तो so we can say that नाइट मेल एक ऐसी डाक गाड़ी है जो कि खतूत और पोस्टल ऑर्डर्स लेके जाती है. अब आप ये देख लें कि इसको किस तरह से पोइट खूबसूरत तरीके से पर्सोनिफाई करेगा. पोइम शुरू करने से पहले आपको पर्सोनिफिकेशन बेटे समझनी पड़ेगी. पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? अगर आप इसको, इसी वर्ड को अगर आप स्क्रैम्बल करें, सेगमेंट करें इसका, तो देखो ये आ जाता है पर्सन. पर्सन का मतलब होता है शख्स या कोई आदमी. तो जब हम पूरा इसका मतलब निकालते हैं पर्सोनिफिकेशन का मतलब, तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी बेजान चीज़ को इंसानी खसूसियात दे देना. टू गिव द क्वालिटीज़ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू अ नॉन लिविंग बीइंग. टू गिव द क्वालिटीज़ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू अ नॉन लिविंग बीइंग. बेटे ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए नया है, परेशान नहीं हो, मैं बताती हूँ आपको. मसलन दैट इज़ अ मार्कर इन माय हैंड. फाइन, दैट इज़ अ मार्कर इन माय हैंड. और मैं कहती हूँ कि माय मार्कर इज़ स्माइलिंग. माई मार्कर इज स्माइलिंग. ऑब्वियसली मार्कर कैन नॉट स्माइल, लेकिन मैंने इसको फ़र्ज़ कर दिया कि ये एक इंसान है और मेरा मार्कर स्माइल कर रहा है. उसके बाद फिर मैं कहती हूँ माई बुक इज़ लॉफिंग. दैट्स मीन माई बुक इज़ वेरी मच हैप्पी. ऑब्वियसली बुक जो है वो लॉफ नहीं कर सकती, लेकिन जब मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि ये एक इंसान है तो मैं इसको ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दूँगी. इसी तरह आपकी पोएम में पोएट ने द नाइट मेल को फ़र्ज़ कर लिया है कि ये एक इंसान है. अब इंसान की इसको क्वालिटीज़ देना शुरू करेगा. कौन कौन सी क्वालिटीज़ देगा इसको? वो कहेगा कि ये बहुत एक्टिव है, बहुत पंक्चुअल है, उसके बाद रेगुलर है, उसके बाद कांस्टेंट है, यानी बहुत मुस्तकिल मिजाज है, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करती, वगैरह वगैरह वगैरह. ऑब्वियसली बेटे ट्रेन ये खुद नहीं कर सकती है, लेकिन ट्रेन को जो बंदा चलाएगा वो इस पर जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो इस पर वर्किंग करेगा. लेकिन यहाँ पे पोएट जब आपसे बात करेगा तो वो ये फ़र्ज़ करेगा कि जैसे ये सारी जो एप्लीकेशन है वो ट्रेन खुद कर रही है. ठीक है, तो आइए ज़रा पोएम पढ़ते हैं और साथ साथ मैं आपको सिनोनिम्स बताती हूँ और साथ साथ आप इमेजिनेशन अपना प्रिवेल करें कि ये पर्सोनिफिकेशन में हमने पढ़नी है, यानी ट्रेन को हमने समझना है कि ये एक इंसानी खसूसियात के साथ है. और वो हर जगह ट्रेन के लिए इट नहीं लफ्ज़ यूज़ करेगा, बल्कि इसके लिए शी लफ्ज़ यूज़ करेगा. ठीक है, शी का मतलब ये आ जाता है कि वो इसको सपोजिंग अ ह्यूमन बीइंग और उसके मुताबिक इसको क्वालिटीज़ अलॉट करता जाएगा. चलो बुक्स खोल लो, मैं पोएम पढ़ लेती हूँ ताकि इतनी देर में आप मेरे साथ मैच कर जाएं. दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर, ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर. Letters for the rich, letters for the poor, the shop at the corner, the girl next door. Pulling up, beatock, a steady climb, the gradient against her, but she is on line. Past cotton grass and moorland, boulder, shoveling white steam over the shoulder. Snorting noisily, she passes silent miles of wind-bent grasses.
Birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced coaches. In the form she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. ठीक हो गया. होपफुली आपने बुक्स खोल ली हैं. मैं स्टार्ट कर रही हूँ. दिस इज द नाइट मेल. दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग बॉर्डर. सबसे पहले दिस का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया इशारा करने के लिए. दिस इज द नाइट मेल. नाइट मेल का लिख लीजिए. मेल के लिए आप लिखोगे पोस्ट. ठीक है. मेल का मीनिंग क्या लिखेंगे? लिखें पोस्ट. तो ये वो गाड़ी है जो कि क्या लेके आती है? पोस्ट लेके आती है, डाक लेके आती है. दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर. बॉर्डर के लिए क्या लिखेंगे? बाउंड्री. ये वो नाइट मेल है जो कि पोस्ट लेके आती है और क्रॉसिंग द बाउंड्री यानी कि डिफरेंट सरहदों को अबूर करती है और अपनी जो डाक है उसको मंजिल तक पहुंचाती है. डाक में क्या क्या शामिल है? ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर. उसमें ये लोगों के लिए चेक्स भी लाती है. चेक यू नो दैट इज़ बैंक की तरफ से, दैट इज़ अ चेक जिसमें आप फिल करते हैं अमाउंट को और मनी विदड्रॉ करवा सकते हैं. ब्रिंगिंग द चेक लाती है. एंड पोस्टल ऑर्डर्स, और उसके साथ ही ये पोस्टल ऑर्डर लेके आती है. दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर. ये वो डाक वाली गाड़ी है जो कि क्रॉसिंग द बॉर्डर सरहद को अबूर करती है और ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, और अपने साथ चेक और पोस्टल ऑर्डर लाती है. ठीक है. तो अब हम इसका पहले रेफरेंस की तरफ चलते हैं. तो रेफरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे? पोइट का क्या नाम है? W.H. ऑर्डन. ठीक है. तो हम कहते हैं रेफरेंस में वैसे ही चलिए जैसे मैंने आपको बताया था. सबसे पहले हम रेफरेंस बनाएंगे, फिर हमने कॉन्टेक्स्ट बनाना होता है, और फिर हम तीसरे नंबर पे इसकी एक्सप्लेनेशन बनाते हैं. ठीक है. इधर कॉलन लगाएं. इसका मतलब है कि वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब दैट. रेफरेंस की कैसे बनाएंगे? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम. क्या नाम है पोएम का? नाइट मेल, रिटन बाय W.H. ऑर्डन. किसने लिखी है? W.H. ऑर्डन. रिटन बाय W.H. ऑर्डन. ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आपने चूँकि स्टेंजा करना, कॉन्टेक्स्ट करना है. कॉन्टेक्स्ट आप एक ही लर्न कर लीजिए, पूरी पोएम के लिए आपका काफ़ी होगा. और कॉन्टेक्स्ट में किसी हद तक मेन आइडिया मेंशन किया जाता है. अच्छा, कॉन्टेक्स्ट मसलन हम इसका क्या बनाएंगे? द पोएम इज़ अबाउट द ट्रेन that brings mail. It tells us how the train passes by farms, green fields and bushes. It emits smoke and makes noise. Sometimes it travels silent. ये तभी आप कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे जब आप पूरी पोइम पढ़ लोगे, तो फिर आपको समझ आएगी कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं मेनली इसमें मेंशन किए गए हैं, उसको उठा के हम कॉन्टेक्स्ट में डाल लेते हैं. एज कंसर्न टू एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको बताया था कि 2 लेवल्स पे आपने एक्सप्लेनेशन करनी है. पहले आपने उन लाइंस को सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. उसके बाद अगर कुछ सिम्बॉलिकली वहाँ पे मेंशन किया गया है तो आपने उसको सिम्बॉलिक उसके मीनिंग्स लिखने हैं. नेवर एवर फॉरगेट, इस पोएम की एक्सप्लेनेशन करते हुए अगर आपने पर्सोनिफिकेशन का जिक्र ना किया तो दैट विल बी रियली अ बैड इम्पैक्ट. चेकर को समझ आ जाएगी कि आपने इसका पोइट्री का जो पोइट्रिक टर्म्स हैं उनको आपने नहीं समझा, और आपको एक्चुअली नहीं पता कि किस तरह से ये पोएम लिखी गई है और क्या उसके अंदर लिटरेरी टर्म यूज़ की गई है. ठीक है. तो पहले हम इसको सिंपल कर लेते हैं. दिस इज़ द नाइट मेल. द पोइट सेज दैट दिस इज़ द नाइट मेल. और उसके बाद फिर नेक्स्ट उसकी क्या लाइन है? हाँ, आप करोगे इट. देखो मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलूँगी. इट क्रॉसेज द बॉर्डर. क्यों बॉर्डर क्रॉस करती है? टू रीच इट्स डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन किसको बेटे कहते हैं? डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को. तो ये बॉर्डर क्रॉस करती है. क्यों करती है क्रॉस? अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए. ठीक है. इट क्रॉसेज द बॉर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन. इट ब्रिंग्स, और उसके बाद तीसरा पॉइंट जो उसने मेंशन किया है वो क्या किया है कि इट ब्रिंग्स चेक्स एंड पोस्टल ऑर्डर्स फॉर पीपल.
ठीक हो गया। तो इसके लिए पर्सोनिफाई हम क्या करते हैं कि इन दीज लाइन्स, इन दीज वर्सेस, द पोइट हैज़ पर्सोनिफाइड द नाइट मेल। ही सेज दैट शी is the night male and she crosses the borders and she brings check very regularly and punctually and carries it regularly and reaches on time wherever that is। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी मुख्तसर से एक्सप्लेनेशन करके नेक्स्ट लाइन्स पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन्स क्या हैं? लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर। क्या मतलब है कि जब ट्रेन आती है तो ये दो क्लासेस का जिक्र किया गया है, पुअर का और रिच का। अमीर लोगों के लिए भी लेटर लाती है, गरीब लोगों के लिए भी लेटर लाती है। द शॉप एट द कॉर्नर, उसने दो चीज़ों को एग्जाम्पलीफाई किया, किस किस के लिए, कि वो जो नुक्कड़ पे शॉप है उसके लिए भी ये लाएगी। द गर्ल नेक्स्ट डोर, और जो नेबर में लड़की रहती है उसके लिए भी लेटर लाएगी। एक्चुअली बेटे इक्वालिटी ऑफ राइट्स या हैविंग द इक्वल ट्रीटमेंट, ये इंसानों की खसूसियात होती हैं। ये कोई नॉन लिविंग बीइंग नहीं कर सकती है कि वो सबके साथ मसावात करे, सबके साथ इक्वालिटी करे। तो एक्चुअली हमने पहले ही मान लिया और पहले ही हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि उसने इसको पर्सोनिफाई किया है। सो वो कहता है कि जब ट्रेन आती है तो दैट गिव्स एन इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। पुअर को और रिच को एक जैसा ट्रीट करती है। ये पुअर के लिए भी लेटर्स लेके आती है और रिच के लिए भी लेटर्स लेके आती है। तो इसके लिए नेक्स्ट डोर नेबर भी वैसा ही है और जो गली की नुक्कड़ पे शॉप है उसके लिए वो भी एक जैसा है। तो रिमेंबर अगेन आप यहाँ पे जिक्र करेंगे कि पोइट ने, द पोइट हैज़ पर्सोनिफाइड द ट्रेन एंड ही सेज दैट इट कम्स रेगुलरली एंड इट गिव्स एन इक्वालिटी ऑफ राइट्स, इक्वालिटी टू ऑल द men where it reaches। Then you can give the example that she brings letter for the shop that is at the corner of the street and it also brings a letter for the girl that lives in the neighborhood। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे हैं pulling up Bitak a steady climb, the gradients against her but she is on time। पहले synonyms लिख लीजिए। pulling up का हम करेंगे to go up, ऊपर ऊपर जाती है। अब ऊपर जाने, ऊपर कहाँ पहुँच जाती है भाई? एक्चुअली दोबारा से वो जो पोएट लिख रहा है उसने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन जब वो अपनी वोकैबुलरी यूज़ कर रहा है तो उससे हमें कुछ आइडिया हो जाएगा कि ये कुछ स्लोपी एरिया है। ठीक है, ये कुछ स्लोपी एरिया है। तो ये पुलिंग अप, ऊपर बगैर ये देखिए एक इंसान अगर चलेगा या तो आप क्या करते हैं कि आप थक जाते हैं, आप पैंटिंग करने लगते हैं, कुछ देर के बाद आपका जी चाहता है कि वी शुड स्टॉप ओवर देयर। लेकिन वो यहाँ पे उसकी ये क्वालिटी बयान करना चाह रहे हैं दैट इज़ सच अ हार्ड वर्किंग, कि ये ना रुकेगी ना थकेगी बल्कि ऊपर ही ऊपर चलती जाएगी। पुलिंग अप, टू गो अप एंड अप। बिटक के लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे? इसके लिए दैट इज़ आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ विलेज दैट इज एट हाइट। ठीक है, तो या अ टाइप ऑफ अ प्लेस दैट इज एट हाइट, बुलंदी के ऊपर कोई भी जगह। तो ये पुलिंग अप एंड अप एट बिटक, बिटक पे मुसलसल ये चढ़ाई चढ़ती है। स्टडी के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे कॉन्स्टेंट, CONSTANT, कॉन्स्टेंट, मुसलसल ये चढ़ाई चढ़ती है। द ग्रेडियंट अगेंस्ट हर, ग्रेडियंट बेटा कहेंगे स्लोप। अब जब जाहिर है ये चढ़ाई चढ़ती है तो इसके रास्ते में स्लोप्स यानी ढलवान भी आती है अगेंस्ट हर, बट शी इज़ ऑन टाइम। अब देखो बार बार वो लफ्ज़ यूज़ कर रहा है शी, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन चल रही है। तो अगरचे तमाम हर्डल्स इसके रास्ते में आती हैं लेकिन इसके बावजूद शी इज़ ऑन टाइम। अब देखें पीछे उसने उसका जिक्र किया था इक्वालिटी ऑफ राइट्स का, आगे उसने क्या वो जिक्र कर रहा है उसकी पंक्चुअलिटी का और रेगुलरिटी का। मीन दाओ मैनी हर्डल्स एंड रॉकी एरियाज एंड स्लोप्स एंड स्टोन्स कम to her way but she never mind that, she goes up and up constantly because she knows when on time she is to reach its destination। इसे पता है कि मैंने रास्ते में रुकना नहीं बल्कि मैंने मुसलसल ऊपर चढ़ते जाना है और अपनी मंजिल पे ऑन टाइम पहुंचना है। उसके बाद है बेटे past cotton grass and moorland boulder shoveling white steam over the shoulder।
अच्छा, अब चूंकि इसका सफ़र जारी है, पास्ट मीन टू पास, पास मीन टू पास, गुजरती है, टू पास। कहाँ से गुजरती है? ग्रासलैंड, सॉरी कॉटन ग्रास। कॉटन ग्रास का मतलब क्या है? कॉटन फील्ड जो है, कपास की फसल के पास से गुजरती है। एंड मूरलैंड, मूरलैंड कहते हैं कोई भी बंजर एरिया जो होता है, यहाँ पे आप कह सकते हो अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, जो काश्त ना हुआ हो। तो ये कहाँ से गुजरती है? कॉटन ग्रास के पास से, कॉटन फील्ड से गुजरती है, फिर ये मूरलैंड से गुजरती है, फिर ये बाउल्डर से गुजरती है। बाउल्डर के लिए क्या कहोगे? रॉकी स्टोन्स जो होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, गोल से पत्थर, उनके पास से भी ये गुजरती है। देखो खेत के पास से गुजरी, या ये बंजर ज़मीन के पास से गुजरी, या ये स्टोन। तो सवाल ये पैदा होता है कि वाई इट नेवर स्टॉप्स, बिकॉज वेन एवर द हर्डल्स कम ऑन योर वे यू आर कंपेल्ड टू स्टॉप ओवर देयर, बट बिकॉज द पोएट वॉन्ट्स टू टेल यू दैट द ट्रेन इज़ वेरी मच पंक्चुअल एंड रेगुलर एंड कॉन्स्टेंट, तो इस वजह से दैट डजेंट मैटर हर वट एवर कम्स ऑन हर वे। तो ये इस तरह से माइंड नहीं करती कि इसके रास्ते में कॉटन फील्ड आ रही है, अनकल्टिवेटेड लैंड, मूरलैंड आ रहा है, या इसके रास्ते में कोई बाउल्डर आ रहा है, बल्कि ये मुसलसल ऊपर चलती जाती है। शोवलिंग, शोवल कहते हैं किसी चीज़ को निकालना, खारिज करना, एमिट करना, एमिट खारिज करना या निकालना, ठीक हो गया। तो ये निकालती क्या है? शोवलिंग वाइट स्टीम, ये सफ़ेद धुआं निकालते हैं, छुक 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 करके ट्रेन चलती है ना, तो ऊपर से ये देखो यहाँ से ये शोवल कर रही है, वाइट धुआं जो है वो निकलता है, वाइट धुआं निकल रहा है। और ओवर द शोल्डर, उसने इसको फर्ज कर लिया, देखो ह्यूमंस के तो शोल्डर्स होते हैं, अब इसके ऑब्वियसली शोल्डर्स नहीं है, तो ही सेज दैट ओवर द शोल्डर, अपने कंधों पे से छुक छुक करके ऊपर धुआं निकालती है और चलती चली जाती है। तो व्हाट दैट मीन्स कि द ट्रेन पासिस बाय ग्रीन फील्ड, बाय अनकल्टिवेटेड लैंड, बाय द रॉकी एरियाज, और ये क्या करती है? इट इमिट्स, अपने मुंह से क्या निकालती है? अपने शोल्डर्स के ऊपर से क्या निकालती है? वाइट स्मोक। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, स्नॉटिंग नॉइसिली शी पासिस साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस। स्नॉटिंग, अब देखो स्नॉट बेसिकली कहते हैं खराटे लेना, ट्रेन तो खराटे नहीं लेती है, तो यहाँ पे हम स्नॉटिंग का मीनिंग क्या लिखेंगे? स्क्रीमिंग, ये चीखते हुए, छुक छुक की आवाज़ आती है ना इसकी, तो ये चीखते हुए जाती है, स्क्रीमिंग। हम यहाँ लिखेंगे शोर मचाते हुए, चीखते हुए जाती है, स्क्रीमिंग। नॉइसिली, नॉइसिली मीन फुल ऑफ नॉइस, शी पासिस, ये गुजरती है भरपूर शोर मचाते हुए, साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रास। विंड बेंट ग्रास का आप इमेजिन कर लीजिए जैसे आप किसी गाड़ी में जा रहे हों और ग्रासी लैंड के पास से जा रहे हों, तेज़ी से आके गाड़ी अगर पास से गुजरती है बेटे, तो हवा जो घास है वो एक तरफ को झुक जाती है। यहाँ पे आप मीनिंग इसका लिख लीजिए, एन ओपन फील्ड, ठीक है, एन ओपन फील्ड। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रास, तो ये खामोशी से मैं लिख देती हूँ, एन ओपन फील्ड, ठीक हो गया। चलो, तो ये विंड बेंट ग्रास के पास है, यानी एन ओपन फील्ड में से मीलों तक गुजरती है, बगैर थके हुए चलती जाती है, शोर मचाती हुई, चीखती हुई अपने रास्ते तय करती है। Birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at the blank-faced coaches. अच्छा, होता ये है कि इन लाइंस में द पोइट वांट्स टू से कि ट्रेन जहाँ जहाँ से गुजरती है, हर चीज़ रास्ते में आने वाली इसकी रूटीन से इतना ज़्यादा इसकी रूटीन की आदी है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रेन आ रही है या ट्रेन जो है वहाँ से गुजर रही है। रास्ते में जो बर्ड्स हैं वो भी अपने बैठे हुए हैं डिफरेंट ब्रांचेस पे, और डिफरेंट एनिमल्स भी रास्ते में है, लेकिन ये शोर मचाती हुई पास से गुजर जाती है। वो सब इतना ज़्यादा आदी हैं, यूज टू हैं इस रूटीन्स के कि उन्हें मैटर नहीं करता कि ये आती है और चली जाती है। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स, अच्छा, बर्ड्स सिर्फ इतना तकल्लुफ़ करते हैं कि दे जस्ट टर्न देयर हेड, बर्ड्स टर्न देयर हेड एज शी अप्रोचेज, अप्रोचेज मीन रीचेज, जब ये वहाँ पहुँचती है तो बर्ड्स सिर्फ अपना हेड टर्न करते हैं। और स्टेयर, स्टेयर का मतलब है घूरना, हम यहाँ पे स्टेयर का मतलब लिखेंगे गेज, क्या करती है ये? गेज करती है। एंड स्टेयर फ्रॉम बुशेस,
और परिंदे जो हैं वो गौर से देखते हैं, गेजिंग करते हैं एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस। ब्लैंक फेस्ड का मीनिंग लिखिए डल फेस्ड। अब किसका ये डल फेस है? ये ट्रेन के लिए यूज़ किया गया कि ट्रेन का फेस ऐसा है जिसके ऊपर कोई इमोशंस नहीं है, रोबोटिक फेस है उसका, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई थकन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई देर का एहसास नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि एक मैकेनिकल रूटीन के तहत वो आती है और चली जाती है। तो ही सेज के द पोएट सेज कि वो स्टेयर फ्रॉम बुशेस, वो सिर्फ बुशेस से झांकते हैं और क्या करते हैं, उसको ब्लैंक फेस्ड कोचेस, उसकी जो नशिस्तें हैं, जाहिर है वो परिंदे हैरान है कि जो इसके अंदर जो सीट्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल एम्प्टी है, वेकेंट है। अब वेकेंट है बेटा क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन नहीं है ना, इसके ऊपर तो वो मेल्स वगैरह हैं पड़े हुए, तो वो उसकी ब्लैंक फेस्ड यानी कि डल कोचेस कहते हैं सीट्स को, उसकी सीट्स को देखते हैं और उन्हें जब दिखता है कि वो बिल्कुल वेकेंट हैं, खाली हैं, तो वो खामोशी से अपनी जगह बैठ जाते हैं। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स। शीप डॉग्स बेटे वो डॉग्स होते हैं जो कि रखे जाते हैं शीप की निगरानी करने के लिए, भेड़ों की निगरानी करने वाले जो डॉग्स होते हैं वो भी रास्ते में आते हैं। कैन नॉट टर्न हर कोर्स, वो भी इसका रास्ता, कोर्स कहेंगे वे को, वो शीप डॉग्स जो हैं वो भी इसका रास्ता नहीं मोड़ सकते, इसके रास्ते में हायल नहीं हो सकते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ट्रेन आई है। दे स्लम्बर, स्लम्बर मीन हैविंग अ डीप स्लीप, गहरी नींद, स्लम्बर हैविंग अ डीप स्लीप। तो वो क्या करते हैं कि गहरी नींद सोते रहते हैं। ऑन विथ पॉज, अपने पंजों को पे बैठे हुए वो गहरी नींद सोते हैं। पॉज के लिए आप लिख लीजिए क्लॉड फुट, जो एनिमल्स के क्लॉड, SCLAWED, क्लॉड फुट, उनके अपने पंजों पे बैठते हैं और सोते रहते हैं अक्रॉस ऑन द अदर साइड। इन द फॉर्म शी पासिस नो वन वेक्स, फिर जब ये फॉर्म इन फील्ड, जब ये खेतों के पास से गुजरती है तो फिर भी एवरीबॉडी इज़ क्वाइट यूज टू इट्स नॉइज, तो नो वन वेक्स, कोई भी नहीं जागता, बल्कि बट अ जग इन अ बेडरूम, बल्कि जो बेडरूम में एक जग पड़ा हुआ है, दैट जेंटली शेक्स, सिर्फ वो आहिस्ता से हिलता है, उसमें जो पानी है, शेक का लिख लीजिए स्टर, STIR, स्टर, STIR, स्टर कहते हैं हिलना, वो बस हिलता है और बस। What that's mean in this poem the poet has personified the night male. He says that the night male is very much punctual, active, regular, constant, that she doesn't care all the hurdles that come on her way. She goes on miles away and covers the distance and reaches her destination. She gives the equality of rights to all, either that is rich or the poor. And when the birds or animals come on her way, that doesn't matter her, and that also doesn't matter the birds and animals, because these are quite used to her routine. ठीक हो गया। और उसके बाद उसने उसकी और क्या किया कि वहाँ पे वो जो उसकी ब्लैंक जो सीट्स हैं उनको स्टेयर करते हैं, सिर्फ वो फील्ड में एक पानी का जग जो है उसका पानी हिलता है और बस। तो बेटे इसमें मैं बॉटम लाइन इसको कर देती हूँ कि इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है और पोइट ने द नाइट मेल को ह्यूमन क्वालिटीज़ दे के एक्चुअली उसके बारे में आपको बताया है कि इसको, इसकी रूटीन्स को कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह अगेन कम विद अ न्यू पॉइंट। थैंक यू सो मच।